हेलो फ्रेंड्स। सो एज़ यू ऑल नो कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कवर किया था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके साथ साथ जो उसकी एक एप्लीकेशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, वो मैंने कवर किया था। तो उसके बाद जो ये सेकंड वीडियो है उसमें जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशंस थी जो रह गई थी उसे हम कवर करेंगे। पर उसकी इन एप्लीकेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसे आप अच्छे से समझ लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो आप प्लीज़ वहाँ ज़रूर जा कर के वो गोज़ लॉ जो सा है वो एक बार रिव्यू कर लें। वैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि गोज़ लॉ कहता था कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स inside any surface 2D or 3D, then it is equals to the 1 upon epsilon naught time the total charge q enclosed by that surface। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो सेकेंड एप्लीकेशन इसकी लेके आई हूँ मैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर्स। अब सिलेंडर्स के अंदर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर एंड और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। दोनों का एक ही मतलब है। जैसे कि आप जानते हैं जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, सो वी ऑल नो दैट इनसाइड अ कंडक्टर द नेट चार्ज इज जीरो एंड द चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसकी जो इनसाइड चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। और जो सारा का सारा चार्ज कहाँ है, उसके सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लेकर के यहाँ अप्लाई करेंगे कि अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर ले रही हूँ, अगर वो कंडक्टिंग है तो यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो चार्ज है सारा का सारा कहाँ होगा, उसके सरफेस के ऊपर होगा। इसी तरह अगर मैं होलो सिलेंडर की बात करूं, चाहे सॉलिड हो या होलो हो, इट इज़ क्लियर कि अंदर तो चार्ज नहीं होगा, इनसाइड जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ होगा, इट विल रिसाइड ऑलवेज ऑन द सर्फेस। तो इसी में जो सेकंड केस है वो क्या है, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का। अब नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि जो आपका चार्ज है वो इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। So without taking much of your time, now we are moving to the first application in second part, that is electric field due to a solid conducting or solid hollow conducting cylinder। एक ही बात है कि दोनों ही केसेस में जो आपका चार्ज है वो कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। अब आपने क्या किया, आपने एक बड़ा सिलेंडर ले लिया, ठीक, हैविंग रेडियस आर, और उसकी जो एक्सिस है वो क्या है, सेंटर से पास कर रही है। मोरोवर ये जो सिलेंडर है आपका वो क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो कहाँ है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही हैं। अब वो ब्लॉक दोनों साइड में। तो अब आप क्या करोगे, अब आपका जो एम्बिशन है कि आपने इस सिलेंडर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, ऑन द सरफेस क्या होगा। तो अब मैंने क्या किया है कि जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो चार्ज है इट इज़ लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो इसी के लिए जो हम चार्ज डेंसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। ये जो चीज़ है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट केस वन। हम जो स्टडी करेंगे वो है इनसाइड सिलेंडर। इनसाइड सिलेंडर के लिए क्या होगा, आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसकी हेल्प से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे वो क्या लेंगे, एक छोटा सिलेंडर लेंगे इनसाइड दिस बिग सिलेंडर, क्योंकि हम फ्लक्स अभी कैलकुलेट कर रहे हैं इनसाइड द सिलेंडर, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस जो हम लेंगे वो भी क्या होगा, इनसाइड दिस बिग सिलेंडर होगा। उसके लिए मैंने एक छोटा सिलेंडर लिया है हैविंग रेडियस स्मॉल आर। और इसकी जो मेन बात है कि जो स्मॉल आर है वो क्या है, ये जो स्मॉल आर है आपका वो लेस देन है कैपिटल आर से, एज इट इज़ लाइंग इनसाइड द सिलेंडर। और इस जो छोटे उसकी लेंथ है सिलेंडर की वो कितनी है, एल लेंथ है। और अगर आप देखें तो इस पर तीन सरफेस है सिलेंडर के अंदर, दो अपर एंड लोअर सरफेस एंड मोर वन इज कर्व सरफेस, दैट इज सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर टू, एंड दिस थर्ड वन इज कर्व सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज़ आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, आउटवर्ड होती है। तो अब इसमें जो हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो हमारा इस गॉसियन सिलेंडर की हेल्प से हम मदद कैलकुलेट करेंगे। जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है तो वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट वन इज फ्लक्स ड्यू टू सरफेस वन प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस टू एंड प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस थ्री। अब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस, या हम कह सकते हैं ई डी एस, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द डी एस एंड ई। जो डी एस है वो आपका क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। अगर आप ध्यान दें तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, इस तरफ भी और इस तरफ भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
और जो आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। तो इट इज़, आप इसे ध्यान से देखें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इनके बीच का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, वो कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो मेरे पास आएगा ई डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जैसा जो है ये अपर एंड लोअर सरफेस क्योंकि सिमिलर हैं, एक तरह से बिहेव करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द सरफेस 1 एंड सरफेस 2 कम्स आउट टू बी 0। तो उसमें जो सरफेस आपका फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, 0। अब आपके पास सिर्फ एक ही सरफेस बचा है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कौन सा सरफेस है, आपका कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए आप कर्व सरफेस एरिया लेंगे, दैट इज ई डॉट डी एस ले लें या डी ए ले लें। यहाँ ई डॉट डी ए कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। सो हेंस आपके पास ई डी ए आ जाएगा और नेट फ्लक्स। और ये जो आपके पास फाई की वैल्यू ऑलरेडी थी, हमें पता है हमारा जो सा गॉस लॉ है वो क्या कहता था कि गॉस लॉ के अनुसार अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वो कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज आएगा वो अपॉन में ε0, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है किसी भी सरफेस के लिए। ठीक, तो हमने क्या किया, फाई की जगह हमारा क्यू अपॉन ε0 रख दिया, और ई डॉट डी ए जो सा था, ई इंटू डी ए की जगह एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πr_l। अगर हम इसे क्या करें, रीअरेंज करें, तो ई हमारे पास क्या आएगा, क्यू इन साइड अपॉन 2πr_l अपॉन ε0। लेकिन अगर आप ध्यान दें क्यू इन साइड, तो आप देखेंगे कि जो इन चार्ज तो हमारा सारा का सारा सरफेस के ऊपर है, यानी इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं। अगर इनसाइड चार्ज 0 है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, नेट 0 होगा। तो इसीलिए जो क्यू इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर है वो क्या आएगा, 0। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो और अ कंडक्टिंग सिलेंडर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। वैसे आप इसे डायरेक्ट भी, ये तो ये था एक कैलकुलेटिव मेथड मैंने जो आपको बताया, वैसे आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आप कोई भी सरफेस जो आपने बनाया आप डायरेक्ट देख लीजिए कि क्या उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उसके अंदर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो आपका फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट गॉस लॉ से पता चल रहा है कि इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट सरफेस। और इस केस में हमारे पास चार्ज ही 0 था तो फ्लक्स तो ऑब्वियस 0 होगा ही होगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड केस पे। अब हमने क्या लिया है कि आउटसाइड की बात कर रहे हैं हमने जो हमारा कैपिटल स्मॉल आर लिया है, डिस्टेंस लिया है, वो क्या लिया है, बड़ा लिया है। हमारे जो नॉर्मल सिलेंडर का रेडियस है उससे बड़ा लिया है। तो अब आपका जो गॉसियन सिलेंडर होगा, गॉसियन सरफेस होगा, वो सिलेंडर ही होगा ऑब्वियस, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा, जो इस बार जो आपका आर आप ले रहे हो वो वेरिएबल ले रहे हो आप। पिछली बार जो आपका आर था वो लेस देन कैपिटल आर था, दैट इज लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इस बार जो आप आर ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो आपने ले लिया इस आर को। अब इसी आर को आप लोग रेफरेंस मान करके एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लोगे। ठीक, और जो आपकी जो कंडीशन थी वही इस बार भी सरफेस 3 ही रहेंगे गॉसियन सिलेंडर के, सरफेस 1, सरफेस 2 और जो थर्ड है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस। और इस बार भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सेम एज प्रीवियस होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट वो ऑलवेज आउटवर्ड होता है। और आपका जो सा नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जो ऊपर वाला सरफेस 1 है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इसी तरह जो आपका नीचे प्रीवियस सरफेस है नीचे वाला, उसके लिए भी जो परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर आपका, वो क्या होगा, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर होगा। और हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ भी जो आपका केस है वो सेम ही होगा कि आपने नेट फ्लक्स निकालना है ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस। तो अब ये क्या होगा, ये होगा φ1 + φ2 + φ3, यानी जो आपने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है उसमें जितने भी सरफेस हैं तीनों की वजह से हम सेपरेटली क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे और उसे एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो नेट वैल्यू हमारे पास आएगी वो आपको क्या देगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस सिलेंडर। तो अब आप जानते हैं कि जो सरफेस 1 है और सरफेस 2 है उनमें जो रिलेशन है वो ई डॉट डी ए कोस 90 डिग्री है। ई और डी ए के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल जो है 90 डिग्री का है, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह जो φ2 है आपका वो भी 0।
अब जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो किस वजह से आएगी, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की वजह से आएगी। और जो कोस जीरो है वो क्या होता है 1 है, सो इट कम्स आउट टू बी ई डॉट डी ई डी ए, सॉरी ये मल्टीप्लाई है ई डी ए। और आपके पास जो फाई टोटल आता है वो अकॉर्डिंग टू गोज लो, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसकी वजह से आता है, वो गोज लो की वजह से आ रहा है। गोज लो क्या कहता है, इट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो आप पाएंगे कि आपके पास क्या है, ये एक्सप्रेशन आ गया। एरिया की जगह हमने क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया जो इसका है 2πr_l। इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटसाइड ले रहे हैं, तो आपका जो ये r होगा वो जो आपका गॉसियन सरफेस सिलेंडर का r है वो लेंगे, दैट इज स्मॉल r। तो ये आ जाएगा 2πr_l हमारे पास रिलेशन। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास सरफेस चार्ज है, सिग्मा की वैल्यू क्या थी, चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है सिर्फ सिलेंडर के, उसको यूज़ करके हम यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं। क्यू को एलिमिनेट करके हम यहाँ रख देंगे उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। और फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ई की ये वैल्यू आ जाएगी ऑन सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर and it is equal to sigma r upon epsilon naught into small r, where जो कैपिटल r है वो आपका क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो आपका ओरिजिनल सिलेंडर गिवन था, और जो स्मॉल r है वो क्या है, आपका रेडियस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर जो आपने ड्रॉ किया था। ठीक, अब इसी में जो नेक्स्ट केस हमारे पास आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। जो कंडक्टिंग सिलेंडर था उसका केस तो आपको क्लियर है कि जो चार्ज था वो सिर्फ कहाँ था, सरफेस के ऊपर था। इनसाइड जो सा है कंडक्टर के चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका चार्ज है वो इनसाइड आउटसाइड पूरा मतलब है, इनसाइड भी आपका जो चार्ज है वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड मतलब पूरे वॉल्यूम पे चार्ज प्रेजेंट है। अब तक क्या था, सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट था, तो हम क्या लेते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब क्या है, आपका पूरे वॉल्यूम के अंदर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिलेंडर के, तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू रो, एंड इट इज़ गिवन बाय द चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसमें भी वही केस है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, गॉसियन सिलेंडर इनसाइड लेंगे सच दैट योर आर शुड बी लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल आर। सेम वही आपने फाई टोटल कैलकुलेट करना है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू द फाई ड्यू टू सरफेस 1, फाई ड्यू टू सरफेस 2 एंड फाई ड्यू टू सरफेस 3। आप देखेंगे वहीं फॉर सरफेस 1 एंड 2 जो फाई की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। क्यों ज़ीरो आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ई डॉट डी ए कोस ऑफ 90 डिग्री है, ई डॉट डी ए कोस 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, आपका ज़ीरो होता है। तो फाई 1 और फाई 2 की सिमिलर केसेस है, इट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। नाउ जो हमारी बात रह गई, जो नेट हमारे पास फ्लक्स आएगा, इट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड सरफेस दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई इंटू 2πr_l कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज़ इक्वल्स टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ गिवन बाय द गॉस लॉ। नेट फ्लक्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास। फर्दर आप क्या करोगे, अब क्या है, आपका जो ये क्यू है उसकी जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, सिग्मा की यूज़ करके आप क्यू को सब्सटीट्यूट करोगे, एंड इट कम्स आउट टू बी सिग्मा वी। और v किसके बराबर है, आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, πr²l। अब आपने देखना है कि यहाँ हम स्मॉल r क्यों ले रहे हैं, ये आपके माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम प्रेजेंट है ना, उस वॉल्यूम को कंसीडर करके चल रहे हो, और वो वॉल्यूम कैसे आएगा, स्मॉल r से, क्योंकि हमारे गॉसियन सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। सो दैट्स वाई आई एम हेयर यूजिंग दिस स्मॉल r इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैपिटल R। कैपिटल R इज़ फॉर होल सिलेंडर। तो हमने यहाँ सिर्फ गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, तो ये हो गया हमारे पास। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यही चीज़, ये वैल्यू नीचे आ गई, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन एंड बेसिक कैलकुलेशन, एंड इट कम्स आउट टू बी सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, यानी जैसे जैसे जो रेडियस है बढ़ेगा, है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि r के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि क्यू इनसाइड दैट सरफेस इंक्रीज होगा, और क्यू इंक्रीज होने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम जो सेकंड केस इसी में आता है, हमारा जो सा सॉलिड सिलेंडर के अंदर आता है वो आता है आउटसाइड। अब हमें कैलकुलेट करना है कि आउटसाइड क्या बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो हम गॉसियन सरफेस वैसे गॉसियन सिलेंडर जो है हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार हम जो आर लेंगे इस गॉसियन सरफेस का वो क्या होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिवन टू अस। ठीक है, तो वही सेम आपका जो प्रोसेस है यूज़ होगा ना। अब तो आप काफ़ी यूज टू हो चुके होंगे कि 5 1 और 5 2 प्लस 5 3 तीनों का सम करेंगे। 5 और 5 2 है, इट कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो कोस 90 डिग्री होगा विच कम्स आउट टू बी 0, ई डी ए कोस ऑफ 90 डिग्री। ठीक, तो अब जो नेट आ गया हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, 5 3 में जो कोस है आपका वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ई डी ए कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो इवेंचुअली आपके पास क्या रह गया, ई और डी ए। ई इंटू डी ए की वैल्यू क्या है, एरिया। एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, जो ये थर्ड पार्ट है, तो ये कितना है 2 पाई स्मॉल आर एल। उसके बाद यहाँ वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन लो जो गोस लॉ से हम यूज़ कर लेंगे, और फर्दर जो हमारा ये रिलेशन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वो यूज़ करेंगे हम, जहाँ से हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ें हमने प्रीवियस स्टेप में, प्रीवियस केस में भी जो चीज़ें हमने फॉलो की थी वही स्टेप, सिमिलर स्टेप हम वहाँ फॉलो कर रहे हैं। बस आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है कि आप गॉसियन सरफेस है जो वो कहाँ ड्रॉ होगा, इनसाइड द सिलेंडर है तो किस तरह ड्रॉ होगा, आउटसाइड द सिलेंडर है तो किस तरह उसको लेना है। दिस इज़ ओनली द की पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, उसके बाद आप क्यू की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस रिलेशन में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, तो आपको रीअरेंज के बाद तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा फाइनली इट कम्स आउट टू बी रो आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ अगर हम देखें तो रिलेशन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस है बिगर वन, और इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्मॉल आर, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि जो आपका स्मॉल आर है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल आर। जैसे जैसे आप इस कैपिटल आर से दूर जाते जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो कम हो रहा है। वो चार्ज तो सिर्फ सरफेस तक रिसाइड है, जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जा रहे हो तो आपका चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो ये तो था हमारे पास केस सिलेंडर का। नेक्स्ट वी मूव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट। सो उसमें हम क्या करेंगे, अब एक हम इनफाइनाइट शीट लेंगे जिसमें क्या है, जिसकी चार्ज डेंसिटी जो सी क्या होगी वो भी सेम होगी थ्रू आउट विच इज़ गिवन बाय द सिग्मा, क्योंकि आपका जो शीट है वो भी एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए जो आप डेंसिटी लोगे वो भी कौन सी लोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लोगे। ठीक, तो ये जो शीट है अगर आप देखेंगे इसके ऊपर जो गॉसियन सरफेस हम ड्रा करेंगे वो क्या है, सिलेंडर की फॉर्म में, होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से क्रॉस हो रहा है शीट की। अगर आप थोड़ा इसको इमेजिन कर सकें इस तरह से है कि ये इसकी शीट के सेंटर, ये एक शीट है जिस पे आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपका जो उनसा सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर है, वो बीच में से, इसके सेंटर में से पास करके जा रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें, अगर इनके जो एंड पॉइंट्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, आर है दोनों तरफ, तो हम कह सकते हैं कि टोटल लेंथ जो है इस गॉसियन सिलेंडर की वो कितनी है, 2r है। ठीक, और जो इसका सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड ही होगी, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज आउटवर्ड होती है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि जो सिग्मा की वैल्यू आपको पहले पता होनी चाहिए, एज यू हैव ऑलरेडी डन इट इन द प्रीवियस केसेस ऑल्सो। तो इसमें क्या आएगी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी एस, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। ठीक, तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ई है, एक मैंने पॉइंट ले लिया, सॉरी, एक हम पॉइंट ले लेंगे डिस्टेंस पी पे, आर पे, पी पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑफ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लिया जो कि आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द शीट, और हमने देखा कि हमने क्या कंसीडर किया था, गॉसियन सिलेंडर जिसकी लेंथ कितनी थी, 2r थी, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ds, ds is the cross sectional area of that particular cylinder, that Gaussian cylinder। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर है, इफ़ यू पे अटेंशन तो आप देखेंगे कि वही सेम केस है, 3 सरफेस है इसके भी, 1 2 एंड 3, यानी अपर एंड लोअर सरफेस, और थर्ड वन इज़ द कर्व्ड सरफेस। तो अब आपका जो सा फाई टोटल होगा वो किस किस वजह से होगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, तीनों सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसे हम एल्जेब्रिकली क्या करेंगे, सम कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एजेस की बात करते हैं, मतलब ये पोर्शन,
इनकी बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एजिस में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको वही करूँ ई डी ए कोस ऑफ 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो आपके सरफेस की डायरेक्शन है इसकी वो क्या है, 90 डिग्री है। आपके डी एस की जो डायरेक्शन है, ठीक है, इट इज़ 90 डिग्री। तो वो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरह ये ई डी ए, सॉरी इट्स लाइक इट शुड बी cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों, सॉरी माय मिस्टेक, डी एस और ई दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि डी ए जो है या डी एस है हमारा एरिया वेक्टर है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर हमारा ये सरफेस एजिस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, और आपका जो डी एस है उसकी डायरेक्शन भी, एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलॉन्ग द सेम पाथ होगी। तो ई भी इसी डायरेक्शन में, और आपका जो सरफेस है एरिया है उस एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम होगी। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ई और डी ए के बीच का, ठीक है, या ई और डी एस बोल रहे हैं आप, उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और दो हैं तो इसीलिए हमने इसको cos 0 डिग्री कर दिया, इंटू 2 कर दिया। तो फाइनली जो हमारे पास फ्लक्स आएगा ड्यू टू द एजिस, दोनों तरफ जो सिलेंडर के एजिस हैं उनकी वजह से आएगा, वो कितना आएगा, 2EDS आएगा, ठीक। और जो कर्व सरफेस के एरिया की वजह से हमारे पास आएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हमने ऐसे दिखाया था, आपका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा कर्व सरफेस एरिया की वजह से आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए मैं इसे दोबारा एनालाइज करके दिखाऊँ, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक। इसका जो वो वेक्टर है डी एस वेक्टर, वो इस तरह बनेगा, ठीक। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस तरह है। दोनों के बीच का जो एंगल है डी एस और ई के बीच का वो कितना है, 90 डिग्री, एंड कोस 90 डिग्री कम्स आउट टू बी 0। तो आपका आप देखेंगे कि इस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो ड्यू टू द एजिस आ रहा है ना वो, और कर्व सरफेस एरिया की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो नेट और हमारे चार्ज हमें पता ही है, ये हम फ्रॉम द रिलेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी वी हैव क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एस। अगर अब हम इसे गॉस थ्योरम में यूज़ करें तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और फाई हमारे पास जो आया है विच इज़ बिकॉज ऑफ द एजिस, वो कितना आया है, 2EDS इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है सिग्मा डी एस अपॉन इप्सिलॉन नॉट, डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ई कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। So this above relation shows the electric field intensity is independent of r, रेडियस पे डिपेंड, डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं कर रही, वेयर एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ द शीट। देखिए जो हमने r डिस्टेंस लिया था, है ना, p पॉइंट पे हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लेकिन वो जो डिस्टेंस r था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है या डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द शीट पे, यानी अगर पॉजिटिव है तो वो आउटवर्ड होगी, अगर हमारी नेगेटिव शीट है तो वो जो इनवर्ड होगी डायरेक्शन है, ठीक। तो अगर हम देखें नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू पैरेलल शीट की हम बात करें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका टू पैरेलल शीट वाला, वो कहाँ यूज़ होता है, कैपेसिटर्स के अंदर बड़ा यूज़ होता है। सो यू शुड नो दिस थिंग। अगर आपको पता होगा ये ड्यू टू इनफाइनाइट वन शीट और टू शीट्स पैरेलल शीट्स, तो आप ये कैपेसिटर के अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम देखें कि हम अब क्या ले रहे हैं, मैं दो शीट्स ली हैं मैंने, दैट आर प्लेस्ड पैरेलली, उन्हें रखा गया है। अगर आप देखें कि फर्स्ट शीट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी आउटवर्ड इन डायरेक्शन होगा। और आपकी जो नेगेटिव है तो मतलब जो चार्ज पॉजिटिव की वजह से होगा, अवे होगा, दूर होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो E2 है विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है ना। केसेस कुछ ऐसे होते हैं, पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इट इज़ आउटवर्ड होगा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं नेगेटिव शो करती हूँ चार्ज को तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, E1 भी और E2 भी, तो जो नेट E होगा वो क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। और E की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया फॉर अ थिन इनफाइनाइट शीट, इट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा इट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉरी मेरी जो लास्ट शीट थी उसमें यहाँ 2 आना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक है। तो आपके पास
आई अपोलोजाइज। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इट शुड बी लाइक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेशन के वक्त गलती हुई कि ये जो 2 था वो नीचे आना चाहिए था। इंडिविजुअल प्लेन शीट की वजह से जो आपका होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप दो पैरेलल शीट ले रहे हो तो दोनों जो उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास नेट रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपकी शीट थी, प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की हम बात करें, चाहे वो दो पैरेलल शीट हो या इंडिविजुअल शीट हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन सी हमारी है एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गोल्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वो है एक स्फेरिकल शेल। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो होगा ड्यू टू अस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का क्या मतलब हुआ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाएंगे शेल क्या होता है, एक होलो स्फीयर। आप कोई भी मेटल का होलो स्फीयर टाइप मान लो जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस वो होलो स्फीयर है अंदर से खाली। तो इसका क्या मतलब है, वो कंडक्टिंग तो है लेकिन होलो है। कंडक्टिंग होने का मतलब है कि जो चार्ज होगा वो सारा का सारा क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपर होगा। जैसे कि हमने सिलेंडर, कंडक्टिंग होलो सिलेंडर के केस में देखा था कि अंदर जो चार्ज है वो कुछ नहीं होगा, सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर होगा। तो यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक शेल ली हैविंग रेडियस कैपिटल आर, ठीक। उसके ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक हमें क्या करना है कि एट सम पॉइंट लेट इट बी पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस शेल और ड्यू टू दिस चार्ज्ड शेल की वजह से। तो हम क्या करेंगे, अब आउटसाइड निकालनी है तो उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। जो गॉसियन सरफेस है इस बार वो भी क्या होगा, स्फेरिकल इन नेचर होगा, हैविंग रेडियस आर सच दैट आपका जो स्मॉल आर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द शेल। तो आपने कोई भी पॉइंट पी ले लिया, उस पर मान लो आप क्या निकालना चाह रहे हो, इंटेंसिटी वहाँ कैलकुलेट कर रहे हो आप ड्यू टू दिस शेल। तो ये क्या होगी, देखिए, तो टू फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया जिसे हमने S1 नाम दे दिया, जिसका सेंटर क्या था, O था, कंसेंट्रिक है, सेंटर सेम था लेकिन जो रेडियस था वो क्या था, स्मॉल आर था, सच दैट ये जो स्मॉल आर है वो क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द शेल से। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम जानते हैं कि जो आप हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, क्योंकि शेल के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वो इट विल बी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द सरफेस होगी, है ना। आपकी ये शेल है, देखिए अगर उसके ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से, ठीक। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो आपने जो गॉसियन सरफेस लिया वो कुछ ऐसा लिया, ठीक, जिसके अंदर अगर आप देखें कि जो अगर मैं उस सरफेस के ऊपर कोई भी वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, है ना, एरिया वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, उसको कोई भी स्मॉल एरिया ले रही हूँ उस पर मैं वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, तो वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और किसकी, DS की भी, सब एरिया वेक्टर की भी। तो अगर हम गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम की मदद से देखें तो इट कम्स आउट टू बी E.ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही फ्लक्स की बात हम लोग कर रहे थे, टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस शेल इट कम्स आउट टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E अगर मैं इसको खोलूँ थोड़ा सा तो ये क्या बन जाता है, E.ds कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि पता है हमें E भी हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो सा एरिया वेक्टर है वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो E.ds cos 0 डिग्री हमेशा 1 होता है, तो इट कम्स आउट टू बी E.ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस ds को हम क्या करते हैं, टोटल एरिया जो सा है शेल पे पूरा इंटीग्रेट करके निकालते हैं कि कितना आएगा, और स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो जो फाइनल हमारे पास रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आउटसाइड है, ये शेल के, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अब हमने क्या किया, आपका जो गॉसियन सरफेस था वो दूर ना होकर के इसके सरफेस के ऊपर ही आ गया, सच दैट हमने क्या चेंज किए कि जो सा आर है आपका वो आर के बराबर ही कर दिया, ऑन द सरफेस लेकर के आ गए उसको। तो उस केस में क्या चेंज आएगा, इसमें जो स्मॉल आर था उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R², और बाकी जो रिलेशन है वो सेम रहेगा। तो ये हमें क्या देगा, ऑन द सरफेस वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि शेल के सरफेस के ऊपर क्या वैल्यू है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है इनसाइड द शेल।
अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ये आ गई। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो क्या आती है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो क्या है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे हम। तो आपके पास जो रिलेशन है सिग्मा का, इट कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन 4πr², दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द शेल। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का आया था उसमें अगर हम पुट करते हैं तो फर्दर हमारे पास जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ये ध्यान दें तो ये जो हमारे पास दो पैरेलल शीट्स थी उसके केस में भी यही आया था सेम। उसके केस में भी हम दो शीट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही सेम इसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, जो ये स्फेरिकल आपने शेल ली है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल है ये। अब हमने क्या किया, हमने थर्ड केस पे पहुंचते हैं। हमने पहले जो शेल के आउटसाइड कैलकुलेट किया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, फिर हम ऑन द सरफेस आ गए कि पूरे सरफेस के ऊपर ही कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम आते हैं इनसाइड कि इनसाइड कितना होगा। इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो गॉसियन सरफेस है वो इनसाइड ड्रॉ करोगे सच दैट जो आपका स्मॉल आर है वो क्या है, लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करने की आपको कैलकुलेशन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। क्योंकि आपको पता है कि नेट फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स इंटू क्यू इनसाइड द सरफेस। इट इज़ गिवन बाय, ये क्या है आपका, गॉस लॉ ने आपको यही स्टेटमेंट तो दी थी कि आप किसी भी सरफेस का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो जब हमें पता है कि नेट हमारा क्यू इनसाइड द सरफेस ज़ीरो ही है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा वो भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक, अब जब क्यू ज़ीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। सो हैंस इनसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फेरिकल शेल के वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। So this is all about the applications of Gauss law. Hope you understand this concept well and can apply it further for numericals and all. So thank you so much. Hope you like the video and don't forget to subscribe my channel Science Analytica. Thank you.